हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। माय सब शाहीन परवीन और मैं आज बात करने वाली हूँ। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लॉ क्लर्क की पोस्ट निकली है, लॉ क्लर्क ट्रेनी की जो पोस्ट है, 1 ईयर जॉब होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है 1 साल के लिए। और इसमें हर हाई कोर्ट जो है, हर स्टेट का हाई कोर्ट इस तरह की ये वैकेंसी निकालता है हर साल। लेकिन इस वैकेंसी में जो हाई कोर्ट ये वैकेंसी निकालते हैं हर स्टेट की, जो लॉ ट्रेनी की लॉ क्लर्क की जो जॉब होती है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है सब जगह। लेकिन जो सैलरी होती है वो सब जगह अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए यूपी में या उत्तराखंड, यूपी में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो निकली है 94 पोस्ट, उनके बारे में अगर हम देखें तो उस पोस्ट में 15,000 सैलरी होती है, 15,000 के करीब। और जबकि ये जैसे दे रखा है पर मंथ दिए जाते हैं, 15,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। एक व्यूअर ने इसके ऊपर मुझसे ये पूछा है कि आप इंटरव्यू के बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये इंटरव्यू पैनल पर डिपेंड करता है। वो सबसे अलग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और जो लीगल करंट अफेयर होती है उससे बाहर। और एक चीज़ और मैं बता दूं, केस लॉ ज़रूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि जो लीडिंग केस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, तो उनसे रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट पूछते हैं, किस किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। फिर साथ के साथ ये भी पूछते हैं कि कहीं इंटर्नशिप की है कि नहीं, मतलब आपका सीवी देखते हैं। अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है, या अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। 21 to 26 ईयर्स इसके लिए मांगा जाता है, रिक्वायरमेंट होती है 21 साल से 26 साल की एज। और इसके साथ साथ कुछ हाई कोर्ट्स में 27 साल भी मांगते हैं, तो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती। और इसमें सैलरी की मैंने जैसे बता दिया, 15,000 रुपये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही दिए जाते हैं लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इस पोस्ट को 1 साल करने के बाद ये बेनिफिट होता है कि हाई कोर्ट में जो और दूसरी पोस्ट निकलती हैं, तो एक्सपीरियंस बेस पर आपको वहाँ की जो पोस्ट होती हैं हाई कोर्ट के, उससे अपडेट रहते हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ जब आप जॉब करते हैं तो साथ के साथ आप चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई करते रहते हैं। और अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं तो इस तरह के लोगों में आपकी बैठ उठ होती है, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह से सिलेक्शन होता है। और कुछ जो इससे लॉ क्लर्क ट्रेनी से जो अलग भी जॉब होती है, जो परमानेंट भी होती हैं हाई कोर्ट में, बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब को आप ये ना समझे कि ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी जाती है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए कैंडिडेट को। जिससे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मांगने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो केस लॉ होते हैं उसे हाई कोर्ट में जब लॉ क्लर्क ट्रेनी 1 ईयर जॉब करते हैं, तो उस टाइम पे नए नए जो रिसेंट केसेस आते हैं उन्हें सर्च करना, और जो MS वर्ड होता है उसमें कहीं कुछ टाइप करना, टाइपिंग वगैरह, टाइपिंग स्पीड वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाती है इस जॉब को करते करते। फिर आपको केस लॉ पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। फिर आपको कंप्यूटर में उन्हें सेव करना या उनमें कुछ एडिशन करना, ये सब चीज़ें करने को दी जाती है। तो आपकी कंप्यूटर नॉलेज और अच्छे से एनहांस हो जाती है जब आप इस जॉब को करते हैं। और कुछ व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि इंटरव्यू पर्पज़ के लिए कुछ अच्छी सी वीडियो बनाइए जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसे मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, जब मेरा हुआ था तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बता सकती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो सारा ही आपके सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। और जो लीगल करंट अफेयर होती हैं आप उन्हें ज़रूर तैयार करके जाइए। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में OBC या कहना चाहिए रिजर्वेशन से रिलेटेड बात चल रही है, तो जैसे कि SC ST और OBC रिजर्वेशन के बारे में बात होती है, या EWS के बारे में बात होती है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से हो रहा है, 105 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या रिसेंट जो केसेस होते हैं उन्हें पूछ लेते हैं।
वो केस लॉ के नाम से जो लीडिंग केस होते हैं, तो केस के नाम से आपसे पूछ लेते हैं कि वो किस फैक्ट पर कौन सा, मतलब उसके केस के फैक्ट पूछ सकते हैं। फैक्ट से मतलब उस केस, वो जो केस है वो उस किस पर्सन के लिए या कोई मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए डाला गया वो केस, या मोटर व्हीकल एक्ट के लिए है वो केस, इस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि लीडिंग केस है। अभी रीसेंट केसेस के साथ साथ जो पहले के जो लीडिंग केसेस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बारे में पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो केसेस है, जैसे केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स केस वाला केस है, और भी इंदिरा गांधी वाला केस है जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड है, तो उसके फैक्ट भी पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या फैक्ट है और इससे क्या बेनिफिट होता है। और ये तो इस पर तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कितनी एज मांगी गई है इस पोस्ट के लिए, और 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। और आई होप आप ये फॉर्म फिल कर चुके होंगे, और अगर आपने नहीं किया या आप इन फ्यूचर में इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कुछ व्यूवर्स ने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू पर्पज़ के लिए कुछ वीडियो बनाइए, तो इंटरव्यू के लिए बस मैं इतना ही बता सकती हूँ कि इंटरव्यू में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, उससे रिलेट करते हुए। और जैसे मान लीजिए रेप के काफ़ी केसेस हो रहे हैं इंडिया में, तो उससे रिलेट करते हुए केसेस पूछ सकते हैं आपसे, उससे रिलेट करते हुए प्रोविज़न पूछ सकते हैं, सेक्शन पूछ सकते हैं, या जो अमेंडमेंट हुए आईपीसी में, सीआरपीसी में और सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में जो रेप के प्रोविज़न है उनमें जो अमेंडमेंट हुए, इस तरह के केसेस वो आपसे पूछ सकते हैं, ये इस तरह के प्रोविज़न पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि आपसे जो है बहुत कम पूछा जाएगा, ये नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा, ये ना सोचते हुए आप सिर्फ अपने इंटरव्यू के लिए ये तैयार करके जाएँ कि कहीं से भी पूछें हमें आना चाहिए, मतलब आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे एक्ट आपको याद होने चाहिए, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो आपको ज़रूर याद कर लेने चाहिए या जान लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक व्यूवर ने ये भी कहा था कि आप इस पर डिटेल वीडियो बनाइए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल वाइज बता दूँ तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है, वो आपसे एक एग्जांपल के तौर पे पूछ सकते हैं, ए ने बी का मर्डर किया है, तो बी के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कौन से होंगे। सेक्शन 302 आईपीसी तो लगेगा ही, साथ के साथ अगर मान लीजिए उसके साथ उसका कोई फ्रेंड था या कोई और था, तो उसके साथ कौन सा सेक्शन लगेगा, तो सेक्शन 34 लगता है जॉइंट लाइबिलिटी के लिए। तो अगर आप इस बारे में जानते होंगे तो आप उसमें बताएंगे। और जैसे भी कोई भी केस होता है, तो कोई भी केस में, किसी भी केस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन क्राइम करे, एक से ज़्यादा पर्सन भी क्राइम करते हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा लोग क्राइम करते हैं, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी के केस हैं, जैसे चोरी के केस हैं, या डकैती के केस हैं, या एब्डक्शन, या वो करना, किसी को किडनैप करना, किडनैपिंग के केस हैं, इस तरह के केसेस, या रेप केसेस में ज़्यादातर इस तरह के जो ग्रीवियस हर्ट करते हैं किसी भी पर्सन को, ये ज़्यादा ख़तरनाक कैटेगरी के जो केस होते हैं, उनमें ज़्यादातर ग्रुप क्राइम करते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर क्राइम करते हैं। जैसे दिल्ली वाला निर्भया केस हो, या हैदराबाद वाला रेप केस हो, या आसिफा वाला रेप केस हो, तो उनमें एक से ज़्यादा लोग थे। तो इसलिए जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो सेक्शन 34 ज़रूर लगता है रेप प्रोविज़न के साथ साथ। और हर्ट करना, या ग्रीवियस हर्ट करना, या किडनैपिंग करना, या एब्डक्शन करना, क्योंकि जो विक्टिम थी उसको आसिफा वाले केस में उसको उसके घर से, या उसके जहाँ पे वो खेल रही थी वहाँ से उसको किडनैप किया गया था, फिर उसके साथ रेप किया गया था, और एक से ज़्यादा लोग थे। तो ये इस तरह के केस पूछ लेते हैं जजेस। और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसे बिल्कुल भी मतलब बहुत ही गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हो रहे हैं तो हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अप टू डेट रहना चाहिए। और जैसे कि अभी
ये वाला किसान आंदोलन के बारे में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड। और किसान आंदोलन क्योंकि 3 लॉज जो हमारे आए हैं, फार्म्स लॉज हैं, उन पर बेस्ड है, तो उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि 3 फार्म्स लॉज से किसानों को क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, क्यों वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटेस्ट करना क्या लीगल राइट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मेरी इस पे भी काफ़ी डिटेल वीडियो, 3 फार्म्स लॉज पर भी मेरी 2-3 वीडियो हैं। और मैंने इस पर भी कि जो राइट टू प्रोटेस्ट करना क्या हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19 में आता है। इस तरह से पूछ सकते हैं कौन सा आर्टिकल में आता है। जब मैंने इंटरव्यू अटैम्प्ट किया था तो तब मुझसे इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए थे जो करंट सिचुएशन पे बेस्ड थे और करंट सिचुएशन पर बेस्ड थे। जैसे कि किस तरह के क्राइम हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे CA NRC से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 105, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वो ज़्यादातर वो रिजर्वेशन के लिए है। और अभी जो है रिजर्वेशन के लिए भी काफ़ी मतलब ये एक मुद्दा बना हुआ है हमारे इंडिया में करंट के बारे में, करंट सिचुएशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो अमेंडमेंट 105 है वो किससे रिलेटेड है, या 101 कौन से अमेंडमेंट से है। जैसे GST, इनकम टैक्स का, GST वगैरह का, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आया था, तो 101 अमेंडमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हों या IPC CRPC या दूसरे कोई से भी प्रोविज़न या कौन से भी लॉ हैं, तो उनमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए उससे रिलेट करते पूछ सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपसे IPC के ही पूछे, या सिविल लॉ के ही पूछे, या क्रिमिनल लॉ के पूछे। वो आपके इंटरेस्ट तो पूछेंगे ही, और अगर आपको मान लीजिए क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन करंट अफेयर पर ज़रूर, या लीडिंग जो लीगल करंट अफेयर चल रही है, जैसे मैंने अमेंडमेंट वाले प्रोविज़न बताया, OBC में जैसे अमेंडमेंट हो रहा है, या जो अमेंडमेंट हुआ है 105 उसके बारे में पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आप मतलब ये ना सोचें कि इंटरव्यूअर मतलब बाउंड है, ये इंटरव्यूअर की या पैनल की, जो इंटरव्यू पैनल होगा उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसके लिए कोई इंटरव्यू के लिए हार्ड एंड फास्ट कोई इस तरह की मतलब कोई नोट्स वगैरह नहीं है, या कोई इस तरह की वो है नहीं है। तो मैं इसलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ। और एक चीज़ ये बता दूँ, जो मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे साथ जो ग्रुप में स्टूडेंट थे तो उनसे अलग क्वेश्चन पूछे थे, मेरे से अलग क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे सेम क्वेश्चन भी नहीं पूछते, डिफरेंट पूछते हैं। और अगर आपका जो है परसेंटेज लॉ ग्रेजुएशन में अच्छी आई है तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपकी नॉलेज तो देखी ही जाती है, मेन तो आपकी नॉलेज देखी जाती है इंटरव्यू में, और आपकी पर्सनैलिटी। तो दोनों पे फोकस करें, और जब जाएं तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएं। और ड्रेसअप होने से मतलब ये नहीं कि कॉमन ड्रेस में जाए, अपनी मतलब लॉयर्स वाली या एडवोकेट वाली ड्रेस पहन के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उससे पंक्चुअलिटी दिखाई देती है कि सीरियस है स्टूडेंट अपने प्रोफेशन को लेकर। और अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो आप अगर अच्छा मतलब वो चाहते हैं नंबर अपने इंटरव्यू के लिए या प्लस पॉइंट चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप यूनिफॉर्म में ज़रूर जाएं। फॉर्मल जो आपकी लॉयर्स की या एडवोकेट्स की जो यूनिफॉर्म होती है, कोट पहने अच्छे से, अपने पैंट शर्ट पहने। जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स सूट पहन सकती हैं जैसा कि लॉयर्स का या एडवोकेट्स का होता ही है। जो कोर्ट का या एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो दिया गया है उसे फॉलो करते हुए, तो उससे आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, जितना अभी मुझे याद आ रहा है तो मैं बता सकती हूँ। और लैंग्वेज के बारे में एक व्यूअर ने पूछा था, तो लैंग्वेज वो आपके कंफर्ट पर के हिसाब से आपसे पूछ लेंगे कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश में, तो आप वो बता सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक इंग्लिश तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं, क्योंकि केस लॉ ज़्यादातर जो हाई कोर्ट इंग्लिश और सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। लेकिन हाँ, नेट से या गूगल से आप चाहें तो हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं,
लेकिन अगर समझने के लिए या पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश इतनी समझ में आ जाए, इतना आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता किस तरह से इसके लिए तैयारी करें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए और स्टूडेंट्स का टाइम भी बचे। सही गाइडेंस मिलने से टाइम बचता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम के साथ साथ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।